हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का सेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा था, कुछ दिनों से पेंडिंग भी था क्योंकि एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटियां ले चुकी है और कुछ यूनिवर्सिटियां एग्जाम कुछ का कल है और कुछ यूनिवर्सिटियों का एग्जाम आने वाले समय में है। तो एक्चुअल में पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा था अभी तक कि इस सब्जेक्ट का एग्जाम कब से कब तक लिया जा रहा है। तो इसी कारण से सेशन को बीच में होल्ड कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मैक्सिमम सेशन इसके हो चुके हैं। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में। क्लियर है? तो आज दोस्तों, मैं जिन दोस्तों का कल पेपर है यूनिवर्सिटियों वालों के, तो उनके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो अभी तक आपने मेरे सेशन के माध्यम से या अपनी किताब से जो भी पढ़ा है उनको अब एकजुट कर लीजिए। आज रात भर का समय है आपके पास में। अब आज पूरी रात में जो है आपको इन 15 प्रश्नों का रिवीजन लगाना है बेहतर तरीके से। क्लियर है ना? तो ये 2024 स्पेशली 2024 के एग्जाम वाले बच्चों के लिए है। इसके अलावा 2027 तक के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी परेशान ना हो, उनके लिए भी जो है व्यवस्था कर दी गई है। क्लियर है ना? तो आइए बढ़ते हैं। बाकी तो आप समझ चुके हैं, मॉडल पेपर है हमारा। न्यू स्टूडेंट हैं तो एक बार मेरे द्वारा जो यूट्यूब पर फ्री कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं आप लोगों के लिए, उनको एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम आने वाला है, या यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर के हैं तो थर्ड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर वाले तो सेकेंड ईयर के, मतलब कुल मिलाकर के आगे की आपकी जो रणनीति होने वाली है एग्जाम की या आपकी स्टडी की, उस रणनीति में एक और नई एनर्जी डालने के लिए आप डिटेल में सभी सब्जेक्टों को पढ़ सकते हैं। जो लिस्ट देख रहे हैं आप, लंबी लिस्ट, ये हमारे द्वारा YouTube पर ही फ्री कोर्सेस है आप लोगों के लिए, डिटेल क्लासेस है सभी सब्जेक्टों की और नोट्स के साथ में। क्लियर है ना? तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, वहां पर आपको आपकी आवश्यकता के सभी टॉपिक या के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जो YouTube के अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाते वो भी यहां पर मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, YouTube प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। भारत में राज्य की राजनीति वाला विषय है, अर्थात स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाला सब्जेक्ट है, जो काफी लंबे समय से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। उन्हीं के महत्वपूर्ण 15 ऐसे प्रश्न जो दीर्घ प्रकृति के प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय राज्यों का एकीकरण। भारतीय राज्यों का एकीकरण, ठीक है ना? तो आप यदि मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मेरे द्वारा सिर्फ ये क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं, बल्कि क्वेश्चन की जो मेन टर्म होती है, जो की पॉइंट होता है, उस पर फोकस किया जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कभी मत जाइएगा दोस्तों, उसकी टर्म पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम में परिवर्तित अर्थात चेंज हो सकती है, उसकी टर्म कभी चेंज नहीं हो सकती, याद रखिएगा। तो टर्म पर फोकस करके अपने टॉपिक को कवर करना, ठीक है ना? तो भारतीय राज्यों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था, उस एकीकरण की पूरी प्रक्रिया को आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत पढ़ करके जाना है अच्छे से। और आज ही का दिन है आपके पास में जिनका कल पेपर है उनके, और आने वाले समय में अर्थात कि 10 जून को जिनका पेपर है, माफ कीजिएगा 10 जुलाई को जिनका पेपर है, या 10 जुलाई या 7 जुलाई को भी कुछ यूनिवर्सिटियां पेपर ले रही है, तो उनके लिए पर्याप्त समय है और ये सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा मैं डिटेल क्लासेस वाला। लेकिन जिनका कल पेपर है वो ध्यान रहे, आज रात में ही आपको ये 15 प्रश्न पढ़ने हैं। पहला प्रश्न है भारतीय राज्यों का एकीकरण, ठीक है ना? जब देश आजाद हुआ, जब संविधान का निर्माण हो चुका था, तो राज्य भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ। जितने भी स्टेट थे भारत में, लगभग 600 से भी ज्यादा रियासतें हुआ करती थी, उन सबका एकीकरण कैसे किया गया भारत में। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हैदराबाद कैसे भारत का हिस्सा बना। हैदराबाद भारत का हिस्सा कैसे बना? हैदराबाद जो कि आज हमारा एक क्षेत्र है भारत का, वह भारत का क्षेत्र बना कैसे और भारत में इसका महत्व क्या है या उस समय क्या था। तो एक्सप्लेन हाउ हैदराबाद बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स इंपोर्टेंस इन इंडिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक प्रशासन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग, राज्य नीति आयोग। राज्य नीति आयोग क्या है? तो स्टेट पॉलिसी कमीशन, पॉलिसी कमीशन क्या है, इसको समझाना है। तो फटाफट 15 प्रश्न ले लीजिए आप लोग, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, और फटाफट जो 15 प्रश्न दे रहा हूं ना, आज रात भर में ही निपटाना उन प्रश्नों को आपको। चलिए अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा, कुछ भी मत छोड़ना उसके बारे में, ठीक है ना? चाहे उसके उद्देश्य हो, उसके कार्य हो, उसका गठन हो, सब कुछ पढ़ करके जाना है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, पहचान की राजनीति भारत में चुनाव और राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, समझाना है आपको। 3 टर्म दे रहा हूं यहां पर। पहचान की राजनीति क्या होती है और यह पहचान की राजनीति चुनावों को कैसे प्रभावित करती है, और भारत में या राज्यों में, भारत के राज्यों में राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, यह भी आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय पहचान। क्षेत्रीय पहचान जिसे हम शॉर्ट में क्षेत्रवाद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रवाद का क्या होता है, इसका समाज के संदर्भ में क्या महत्व है। तो क्षेत्रवाद का महत्व क्या होता है समाज के संदर्भ में, क्योंकि देश के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में तो हमेशा ये नकारात्मक ही होगा क्षेत्रवाद, लेकिन समाज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, ये आपको स्पष्ट रूप से समझाना है। पूरे विस्तार से मैंने क्लासेस लिए इन सभी टॉपिकों पर। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, ठीक है ना, रीजनल आइडेंटिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्स सोसाइटीज। क्लियर है, डाइवर्स सोसाइटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की राजनीति से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते समय राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति कैसे परस्पर क्रिया करती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं इसको, तो इसमें आपको धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की राजनीति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसको समझाते हुए इनके महत्व के बारे में या इनके प्रभाव के बारे में आपको बताना है कि राजनीति को ये कैसे प्रभावित करते हैं। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, वर्तमान में भारतीय राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कृषि मुद्दों की जांच करें और राज्य सरकारें इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है, ये समझाएं। ठीक है, तो ये वर्तमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें थोड़ा सा जो है आपका करंट अफेयर कंपलसरी है राज्य की राजनीति और कृषि संबंधित मुद्दों के लिए। तो इनसे संबंधित कुछ कृषि संबंधी मुद्दों को करंट अफेयर के साथ लेना होगा आप लोगों को, ताकि आप क्वेश्चन को सटीक रूप से कंप्लीट कर पाए। क्लियर है। अच्छा, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, इनका आंसर कैसे ढूंढोगे आप वो भी बताऊंगा सेशन के लास्ट में, पहले फटाफट सेशन को कंप्लीट कर ले। अगला प्रश्न है, शासन और नीति कार्यान्वयन के संदर्भ में गठबंधन सरकारों के फायदे और नुकसान का विश्लेषण कीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको गठबंधन सरकारों के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि गठबंधन सरकार का जो मुद्दा है ना, अभी वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अभी कंटिन्यू चल रहा है, अभी करंट अफेयर का सवाल है ये। तो इस कारण से इसके बारे में पूरी तरह पढ़ के जाइएगा। 100% गठबंधन सरकार से संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंधों को बताना है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चुनौतियां क्या क्या है, इन दोनों संबंधों को मधुर बनाने के सामने चुनौतियां कौन कौन सी है, और राजनीतिक परिदृश्य में उनके महत्व पर प्रकाश डालना है, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस भी बताना है। डिस्कस द मेजर इश्यू एंड चैलेंजेस इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन इंडिया, हाईलाइटिंग देयर सिग्निफिकेंस इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के प्रबंधन में वित्त आयोग के कार्य और महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में कौन से संबंध, वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध की स्पेशली बात हो रही है यहाँ पर। वित्त के लेन देन को लेकर के जो जिस प्रकार के रिलेशन होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट सरकार के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, तो उनके बीच में वित्त आयोग किस प्रकार की भूमिका निभाता है, क्या कार्य करता है, या अगर स्पष्ट शब्दों में समझे तो वित्त आयोग का कार्य क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या कार्य करता है, ये उसी में ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो यह न्याय संगत संसाधन आवंटन कैसे सुनिश्चित करता है, तो जो वित्त आयोग है ये राज्य और केंद्र सरकार के बीच में वित्तीय संसाधनों का आवंटन करने का जो कार्य करता है वह न्याय संगत तरीके से किस प्रकार से करता है, यह सुनिश्चित करना है। तो इसको स्पष्ट रूप से आपको बताना होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल। ठीक है ना, तो राज्यपाल को लेकर के जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर कर लेना दोस्तों। तो राज्यपाल किस प्रकार राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में एक पुल की तरह, एक सेतु की तरह कार्य करता है, सहकारी संघवाद और अंतर सरकारी समन्वय को बढ़ावा देता है, समझाइए। ठीक है, तो राज्यपाल का गठन देख लीजिए आप, उसके बाद में राज्यपाल की भूमिका या कार्य देख लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन इसका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि राज्यपाल के कार्य ही इसलिए है कि वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशन को और बढ़ावा दे सके। क्लियर है। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, अंतर राज्य परिषद क्या है, अंतर राज्य परिषद, इसकी संरचना और भारतीय राजनीति व्यवस्था में इसके सदस्यों की भूमिका।
ठीक है। तो अंतरराज्य परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी भूमिका क्या है, या स्पष्ट शब्दों में और कहूं तो अंतरराज्य परिषद की संरचना के बारे में बताना है आपको, गठन के बारे में बताना है, इसके बाद में इसकी भूमिका क्या है राजनीति में उसको समझाना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एंड द रोल ऑफ इट्स मेंबर इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्यापक गरीबी उन्मूलन। व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रमुख घटक और इसके कार्यान्वयन में शामिल चरणों का वर्णन कीजिए। तो जो प्रोसेस है व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की, अर्थात कि देश से गरीबी को हटाने के जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किस प्रक्रिया के तहत, किन चरणों के तहत, किस कौन कौन सी स्टेप लेकर के वो कार्यक्रम संचालित किया जाता है, उन स्टेपों को के बारे में बताना है और इसके प्रमुख घटक के बारे में आपको बताना है। क्लियर है। चलिए, तो ये 15 प्रश्न हो चुके हैं उन दोस्तों के लिए जिनका पेपर कल है। ये 15 प्रश्न रात भर में पूरे घोल करके पी जाइएगा, याद रखिएगा, है ना। इसका प्रिंट आउट निकाल घोल के पीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि इन 15 प्रश्नों की तैयारी बेहतर तरीके से आप लोग कर लीजिए। रात भर का समय है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी के साथ में इनका रिवीजन लगा मारिए। बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत करना दोस्तों। बड़ी मुश्किल से 15 क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट में, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकल करके लाया हूं। अच्छा, जिनका पेपर आने वाले अगले महीने में है, जुलाई में है, उन दोस्तों को 15 प्रश्न पर फोकस तो करना ही करना है। साथ ही साथ में 10 प्रश्न में आपको और लघुत्री प्रकृति के दे रहा हूं, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा, उनको भी क्लियर करना है। लेकिन आप लोगों के लिए जिनका पेपर नेक्स्ट मंथ में है, उन लोगों के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आपने ये वाली सीरीज जो डिटेल क्लासेस में डिटेल में ली जा रही है उसको नहीं देखा है तो कृपया करके उसको शुरू से लेकर के देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास को मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूं। कुछ ही सेशन, मात्र 5 या 6 लेक्चर और बचे हुए हैं इस सब्जेक्ट के, जिसको डिटेल क्लासेस में कंप्लीट करने वाला हूं। तो आपके पास समय है, डिटेल में पढ़िए ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपको निर्भर ना रहना पड़े, है ना। तो डिटेल में क्लासेस बहुत जल्दी वापस में कंटिन्यू कर दूंगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों के पास में। लेकिन आप फिर भी ये 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन ये जो दे रहा हूं, इनको संभाल करके रखिएगा, एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके ये। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 370 क्या था ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 370 की जब भी बात आती है तो फट से जम्मू कश्मीर याद आ जाता है ना। तो जी हाँ, वही है, उसके बारे में पूरा विस्तार से पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा जूनागढ़ के बारे में, या जूनागढ़ को लेकर के, या जूनागढ़ के विलय को लेकर के, भारत में जो विलय किया गया था जूनागढ़ का, उसकी जूनागढ़ की पूरी कहानी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा तीसरे कॉन्सेप्ट है भारत में भाषाई विविधता। भाषाई विविधता क्या है और इसका भारत में क्या महत्व है, विविधता में क्या महत्व है। इसके अलावा मातृभाषा और दूसरी कोई सी भाषा ले लीजिए, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, अंतर बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान में धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार क्या है। तो संविधान के अंदर वो मौलिक अधिकार जो सीधे सीधे धर्म को लेकर के वहां पर उल्लेखित किए गए थे, उन मौलिक अधिकारों के बारे में आपको स्पष्ट करना है, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं संविधान में। या स्पष्ट शब्दों में, आसान शब्दों में, भारतीय संविधान के अंतर्गत धर्म से संबंधित कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है, जो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। अगला प्रश्न है कुछ क्षेत्रीय निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा क्यों रखते हैं। कुछ क्षेत्र निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता की आकांक्षा क्यों रखते हैं। बहुत प्यारे शब्दों में इस टॉपिक को भी पढ़ाया मैंने। कुछ क्षेत्र दैट मीन्स कि कुछ राज्य ऐसे राज्य हैं, या कुछ राज्य होते हैं, या लगभग सभी राज्य होते हैं ऐसे ही, जो अपना निर्णय लेने के लिए अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने राज्य संबंधी, अपने क्षेत्र संबंधी निर्णय लेने में किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर के निर्णय ले। तो इस प्रकार की मांग अधिकतम राज्य करते हैं। उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा समझाना है आपको। क्लास ली है, बहुत लेंदी क्लास हुई है इस पर भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कृषि राजनीति क्या है। कृषि राजनीति क्या है और ये भारतीय राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण क्यों है। कृषि राजनीति के बारे में, व्हाट इज द एग्रीकल्चरल पॉलिटिक्स एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंस इन इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स। क्लियर है। इसमें आपको यहां पर पूरी तरह से कृषि राजनीति के बारे में, एग्रीकल्चरल पॉलिटिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, और साथ में इसका महत्व आपको बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आई थिंक कि मैं इस पर भी क्लासेस ले चुका हूं।
है ना, कंप्लीट क्लास हो चुकी है इस पर भी। एमएसपी का मुद्दा विभिन्न भारतीय राज्यों में कृषि राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था और बहुत डिटेल में क्लासेस ली है, एक बार देखिएगा जरूर, समय है तो देखिएगा जरूर इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक जो दल होते हैं उनका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न है संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल की भूमिका क्या होती है। संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल की क्या भूमिका है। जो विपक्ष में एक दल बैठता ना, एक तो सत्तारूढ़ पार्टी होती है जिसकी सत्ता है सरकार में, ठीक है, जिसका बहुमत है सरकार में, जिसको सरकार चला रहा है, और एक दल वो होता है जो उससे कम मत प्राप्त करता है लेकिन एक विपक्षी दल के रूप में बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस विपक्षी दल की भूमिका क्या होती है संसद में, ये आपको बताना है। एक छोटा सा प्रश्न और है दोस्तों, मैं बेसिक्स को डिस्कस करवा चुका हूं गठबंधन सरकार के बारे में, है ना, तो थोड़ा सा रिमेंबर करवाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को डाल दिया था, इसको ज्यादा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। इसको एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में गठबंधन सरकार के बारे में कॉन्सेप्ट दे चुका हूं मैं आप लोगों को, वहीं से आपको बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट करना है, क्लियर है। तो ये सेशन आज का होता है कंप्लीट, चूंकि समय आपके पास भी बहुत कम था आज, क्योंकि कल पेपर है आप लोगों का, तो मैं अनावश्यक रूप से ज्यादा समय नहीं लेना चाहता था आप लोगों का, इसलिए फटाफट इस सेशन के जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने डिस्कस किया कम से कम समय में, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और जी हाँ, बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर की क्लासेस में कोशिश कर रहा हूं कि मंडे से पूरी तरह कंप्लीट कर दूं। मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। बीए फर्स्ट ईयर में प्राथमिक समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा, जो समाजशास्त्र वाला सब्जेक्ट है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर में मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात कि आधुनिक भारत के इतिहास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और बीए थर्ड ईयर में कल से ही जो है पाश्चात्य विश्व अर्थात कि विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं, जो विश्व इतिहास वाला सब्जेक्ट है आपका, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो तीनों ईयर की क्लासेस कल से कंटिन्यू होने की पूरी संभावना मेरी ओर से तो बन चुकी है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।